अस्सलाम वालेकुम। आज एक मामला मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिसमें एक बहुत बड़ा समझिए कि फ्रॉड हुआ या एक वाक़या पेश आया जिसमें मुख्तलिफ़ इदारों ने भी एक शख़्स का घेरा तंग किया, उसको कई बार गिरफ़्तार किया। लेकिन ये इतना बड़ा फ्रॉड अगर आप कहें कि अरबों रुपए का, उसमें बड़े-बड़े नाम हैं, जिसमें साबिक़ स्पीकर नेशनल असेंबली सरदार अयाज सादिक, अपोज़िशन लीडर खुर्शीद शाह, रज़ा रब्बानी और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका आप खुद जब सुनेंगे तो मेरे साथ है अतीकुर रहमान शेख कराची से, जो एक बैंक था जिसमें काम करते थे और उस बैंक में जिस तरह का एक फ्रॉड हुआ, उसके बारे में अतीक रहमान से मैं थोड़ा-सा पूछूँगा कि क्या आखिर उनके साथ हुआ? कितने अरसे तक वो जेल में रहे और वजह क्या बनी? अस्सलाम वालेकुम अतीक। जी, वालेकुम सलाम। जी अतीक सर। साहब, ये मामला क्या था? ये एसएमई बैंक क्या है? इसका फ़ंक्शन क्या है? और क्या मामला था जिसकी वजह से आप बार-बार गिरफ्तार होते रहे और उसमें इदारों का क्या किरदार था? सही मैं थोड़ा-सा आपको एक बैकग्राउंड अपना बता दूँ कि मैं एसएमई बैंक का एम्प्लॉयी था और ये फेडरल गवर्नमेंट का बैंक है और इसकी यहाँ पर जो कराची में जो ब्रांच है, मेन ब्रांच उसमें मैं था। तो यहाँ पर हुआ ये कि पहले इन्होंने मुझे एक टीडीआर से पहले एक फेक पे ऑर्डर केस में जो है इन्होंने मुझे बैंक ने निकाला और एक फेक इन्होंने मेरे पे केस बनाया, जबकि मैं ऑलरेडी उस ब्रांच में मेन ब्रांच में मैं ऑपरेशन मैनेजर नहीं था और मैंने ये उनको बेसिकली चार्ज दे दिया था। तो ये उन्होंने मेरे ऊपर एक जाली केस बना के मुझे वहाँ से हटा के फिर मुझे एरिया ऑफिस में ट्रांसफ़र किया और उसके बाद मुझे फेक पे ऑर्डर में बनाया। फिर इन्होंने उसकी एक जाली इंक्वायरी करवाई और उसके बाद फिर मुझे इन्होंने एफआईए के हवाले करवाया। एफआईए ने इनके कहने पे कि इंक्वायरी कंडक्ट की और उसके बाद मुझे इन्होंने अरेस्ट करके जेल भेजा, सही से। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने जब मैं वहाँ से तकरीबन 40 दिन वहाँ मैं सेंट्रल जेल में रहा हूँ मलीर के अंदर, वहाँ से वापस आया हूँ मैं। तो इन्होंने मुझसे सारा चार्ज-वार्ज लेके सब करके मुझे फ़ारिग किया और उसमें तकरीबन मेरे 6 लाख रुपए भी जो है इन्होंने उसमें मेरे फाइनल सेटलमेंट में काट लिए, बगैर किसी उसके उज़र के और उन्होंने अपने हिसाब से वो बना के मुझे फ़ारिग कर दिया और सारा हिसाब-किताब हो गया। जब सही ये क्लियर हो गया, मैं बेल पे बाहर आ गया, कोर्ट ने मुझे बेल दे दी 40 दिन बाद। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक और मेरे पे केस बना दिया आफ्टर क्लियरेंस ऑफ ऑल ड्यूज़ एंड एवरीथिंग कि जी वो मैंने फेक टीडीआर जो है टर्म डिपॉज़िट सर्टिफ़िकेट्स जो हैं वो इश्यू किए हैं, जिनमें जो कंप्लेनेंट थे उस वक़्त के अपोज़िशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह और जो सेनेट के चेयरमैन थे उस वक़्त रज़ा रब्बानी साहब, ये 2 कंप्लेनेंट थे। और उन्होंने ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि जी आपने जो है इनको और बाकी लोगों को जिसमें कि उस वक़्त ये चौधरी एतज़ाज़ हसन भी शामिल थे और एयाज सादिक नेशनल असेंबली के स्पीकर थे। इसके अलावा जो एफआईए के पास इन्होंने फाइंडिंग दी उसमें ये बताया कि इसके और भी इनके पास कंप्लेंट है, लेकिन उसके नाम इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किए। और एविडेंस के तौर पे इन्होंने उसकी फेक टीडीआर की जो कॉपीज़ जो थी ना, वो कोर्ट में और एफआईए ने पेश की। तो ये इस तरह से इन्होंने एक और जाली मुकदमा मेरे पे बना के इन्होंने मुझे डाला। फिर काफ़ी दिन इन्होंने अपने एफआईए कस्टडी में रखा, फिर तकरीबन 8 महीने मैं 1 मिनट, जी, जी। ये साल कौन-सा था और ये फेक जो ये टीडीआर या वो थे जो उसमें सिर्फ़ आप क्यों आ रहे थे बार-बार? जी। वजह क्या थी? जी, वजह ये थी सर कि मैंने इससे पहले जो है बैंक में हुआ ये था कि 2010 में सही आपको याद होगा कि ये एक सैलाब आया था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 में। 2008 से लेके ऑनवर्ड जो उनकी गवर्नमेंट थी उसमें 2010 में एक सैलाब आया था इंटीरियर सिंध में, जिसमें इन्होंने क्लेम किया था कि जी ये हमारे कुछ इनके जो जो लोनी थे जिनमें अल रहमान और अल हमद राइस मिल सक्खर में थे, वो लोग डूब गए सैलाब के अंदर और वो उनको क्लेम किया उन्होंने। अच्छा, उसमें 50 लाख रुपए का उनका लोन था, 50 लाख रुपए का इंटरेस्ट था दोनों पे, 1-1 करोड़ रुपए के, यानी 2 करोड़ रुपए थे। उन्होंने ये फेक के क्लेम बना के बैंक में डाला, जिसमें बैंक भी इसमें इन्वॉल्व था और उसके अलावा ये बेसिकली ये दोनों जो कंपनीज हैं, इनके जो पीछे थे वो दूसरे लोग थे, जिसमें ये सैयद खुर्शीद शाह थे और दूसरे इनके सारे लवाहिकीन थे। जो बैंक इंतजामिया भी इसमें इन्वॉल्व थी। तो जब मेरी नॉलेज में ही आया तो मैंने बैंक को बताया, क्योंकि मेरा ताल्लुक सक्खर से है, रोडी से है, तो मैं उस एरिया को जानता हूँ कि और मैं फैक्ट्रीज को मैंने विजिट भी किया हुआ। मैंने कहा सर इस एरिया में कोई भी ये फैक्ट्री एरिया नहीं है,
जो कि ये क्लेम कर रहे हैं कि जी ये फैक्ट्री एरिया है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जब मैंने वो रिपोर्ट की बैंक में और स्टेट बैंक में, तो ये जाति दुश्मनी पे उतर आए, जिसकी वजह से ये सारा किया उन्होंने। ये सैयद खुर्शीद शाह आपके साथ ज़ाती दुश्मनी में उतर आए। ये बैंक ने बेसिकली बैंक ने मेरे को जो भी है वो किया। नहीं आप तो उस एरिया के थे ना, तो आपने ये जी, फ्रॉड पकड़ने की कोशिश की कि भाई ये जाली एक क्लेम है या जी, जाली जी, तरीके से ये लिया जा रहा है, तो वो तो खुर्शीद जी। शाह के लोग थे या खुर्शीद शाह था। तो बैंक को फिर क्यों आपसे अनाद हो गई कि नहीं, आप बैंक को सर मेरे से अनाद हो गई, इसलिए हो गई कि मैंने वो चीज़ जो थी वो हाइलाइट की, क्योंकि मैं बेसिकली मेन ब्रांच के अंदर रिस्क मैनेजर था। मैंने उनको बताया कि ये एरिया इफेक्टिव नहीं है, ये जालसाजी पे मबनी है, जिसमें बैंक इंतजामिया जो था, हाशिम चन्ना उसमें इन्वॉल्व था, और बैंक के बाकी अफसरान जो थे वो इसमें बरकत लाशारी और प्यारो अब्बासी, ये सारे इसमें इन्वॉल्व थे। तो मैंने उनको ये बताया कि ये सब फेक है, और उन्होंने बाकायदा 46 लाख रुपए का पे ऑर्डर स्टेट बैंक से ले भी लिया था रिकवरी की मद में। यानी दोनों के 1-1 करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ हो गए। उसके अलावा 46 लाख रुपए का स्टेट बैंक ने उनको क्लेम भी दिया उसके अगेंस्ट कि जी ये क्लेम आप उनसे ले लें अगेंस्ट ये जो उनका लॉस हुआ है। यानी 2 करोड़ 46 लाख रुपए का फ्रॉड था। तो जब मैंने ये सारा उनको ये किया, तो जाहिर है सारे ये मिली भगत में थे, तो उन्होंने कहा अब इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना है। तो ये इसके पीछे असल कहानी जो थी वो ये थी। शेख साहब ये जो ज़मीन थी या ये जो एरिया था फैक्ट्री वगैरह, ये किस एरिया में थी सखर के ये और सही रोहिणी? सक्खर में जो अराई रोड है, आपने देखा होगा एयरपोर्ट की तरफ जब जाते हैं, तो एक हुँ। अराई रोड आता है। तो ये अभी भी वहां पर है, अलहमद राइस मिल और अल रहमान राइस मिल, ये दोनों राइस मिल अभी भी वहां मौजूद है। ये किसकी हैं? ये उधर लोकल लोग हैं, उनके अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे, तो ये उधर मकामी लोग हैं, उनकी है, ये वहीं की है। तो वहाँ तो सैलाब आया ही नहीं था। हाँ, वो अराई रोड पे आप अभी भी पता करवा लें, 2010 में कोई सैलाब नहीं आता, क्योंकि वो सारा एयरपोर्ट के नजदीकी एरिया, वो ऊंचा एरिया, और वहां कोई सैलाब नहीं था। और कितना कर्जा माफ हो गया इस चक्कर में? इसमें सर, इसमें समझ के 50 लाख रुपए का लोन था, 50 लाख रुपए का इंटरेस्ट, यानी दोनों पार्टियों के ऊपर 1-1 करोड़ रुपए लोन और इंटरेस्ट था, तो 2 करोड़ रुपए ये हो गए। और 46 लाख रुपए जो थे वो इन्होंने जनाब स्टेट बैंक से बाकायदा पे ऑर्डर आ गया था, जो मैंने खुद अपनी आई से मैंने विटनेस किया। उसके बाद मैंने इसको प्रोवोक किया सारा, यानी मैंने इसको हुँ, हुँ। रिपोर्ट किया कि ये मैंने पहले हेड ऑफिस में रिपोर्ट किया, हुँ, हुँ। क्योंकि वो सारे मिले हुए थे इसमें। जब उन्होंने नहीं किया तो फिर मैंने स्टेट बैंक को रिपोर्ट किया। तो जब मैंने ये बैंक के खिलाफ और ये सारे लोग जो इनके वो थे उनके खिलाफ मैंने किया, तो वो फिर वो जाती दुश्मनी पर उतरा है। हालांकि मेरा तो ऑफिशियली काम था, मेरा तो ये एरिया था, कंप्लायंस और रिस्क मेरा एरिया था, तो मैंने तो अपनी जॉब जो थी ना वो की थी। तो जनाब आली ये बताएँ कि ये जो फिर दुश्मनी हुई, तो ये दुश्मनी तो उस बुनियाद पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी कि आपने एक रिपोर्ट कर दी और बात बात ख़त्म हो जाए। फिर ये खुर्शीद शाह की टीडीआर, फिर रज़ा रब्बानी की, फिर जो है अयाज सादिक की, ये क्या चक्कर था और ये कैसे ऐसे एक बैंक निकाल सकता है? सर, मैं थोड़ा-सा आपको 1 मिनट के लिए टीडीआर का बता दूँ। टीडीआर का प्रोसीजर ये होता है कि आप किसी भी बैंक में, किसी भी ब्रांच में बैंक के चले जाएँ, वहाँ आपको एक अकाउंट ओपन करना होता है। उसके बाद उसमें आपने डिपॉज़िट रखना होता है, और आपने उनको बताना होता है कि मुझे कितने अर्से का टर्म डिपॉज़िट सर्टिफ़िकेट या रिसिप्ट चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप किसी बैंक में, ब्रांच में जाते हैं, आप उसको कहते हैं जी मैंने 1 साल के लिए या 1 महीने के लिए ये रखना है आपके पास। तो वो आपको उस पे इंटरेस्ट बताएगा कि जी आप 1 साल पे रखेंगे तो ये होगा, 1 महीने पे रखेंगे तो ये होगा, बिफोर मैच्योरिटी ये होगा, ये एग्रीमेंट होता है बाकायदा। फिर वो आप उसको यानी लॉक कर देते हैं, वो आप उस अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते जब तक कि वो मैच्योरिटी ना हो। फिर जब आपकी वो मैच्योरिटी होती है, वो आपको टीडीआर जो है सरेंडर करना पड़ता है, उसके अगेंस्ट फिर वो इंटरेस्ट जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये जितने भी साहिबान हैं जिनके नाम अभी लिए मैंने, इनका किसी भी ब्रांच में, बैंक में कहीं भी कोई अकाउंट नहीं था, कोई अकाउंट था ही नहीं। तो इन्होंने साहिबान ने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सैयद खुर्शीद शाह ने एक मेरे अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जाती तौर पे मुझे जानते भी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा ताल्लुक बेसिकली वहीं रोडी से, सक्कर से है। मेरे वालिद साहब को, मुझे, मेरी फैमिली को जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे जानते नहीं। तो उन्होंने बाकायदा एक वहां पर बैठ के एज ए अपोजिशन लीडर, अब आप सोचिए कि अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली का मेरे खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जिसमें आप ये देखें, एक एक मामूली ऑफिसर, मेरे उसके लिहाज से तो बहुत छोटा सा ऑफिसर था, तो वो मेरे खिलाफ क्यों कर रहा है, सोचने वाली बात है। ठीक है जनाब, उसने मीडिया को बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आप यकीन करें, तकरीबन आप पूरा, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आप पूरा ये उठा लें, 17 जनवरी 2017 की बात,
आप पूरा मीडिया उठा लें, एक हफ्ते मेरे खिलाफ जनाब नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे ट्रायल हुआ है। मैं अपने घर पे बैठ के देख रहा था जब ये न्यूज ब्रेक हुई, तो ये मैंने अपने घर पे बैठ के देखी है यहाँ पर। मतलब तो एक अपोजिशन लीडर बैंक के में एक मुलाजिम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता फिर रहा था। जी देखें, आप अंदाजा लगाएं, उसका लेवल देखें। अच्छा, ये यही खुर्शीद शाह ने इससे पहले क्या किया, जब ये मिनिस्टर था, इनकी गवर्नमेंट थी मैन पावर का, इसने ये एसएमई बैंक खरीदने की कोशिश भी की थी, जिसपे स्टेट बैंक ने मुदाखलत करते हुए इसका ये जो था ना वो कैंसिल करवा दिया था। ये पर्सनली ले रहा था, एक तो होता है ना ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट का बैंक ले रहा हो, नहीं, पर्सनली ले रहा था। तो स्टेट बैंक ने इंटरवीन किया कि एक आदमी किस तरह से एक बैंक खरीद सकता है, तो ये फिर वो डील कैंसिल हुई, क्योंकि इनकी अपनी गवर्नमेंट थी 2008 से, जो इनकी 5 साल की गवर्नमेंट थी, जिसमें ये यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थी, उस वक्त की बात बता रहा हूँ, यानी 2016-17 की पे बात बता रहा हूँ। तो आप ये देखें, इस तरह से इस मुल्क में ये लोग करप्शन करते रहे। और आप यकीन करें, 2 फरवरी 2016 से और आज का दिन, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे पता नहीं कितने अजाब में, 6 साल और 3 महीने मैंने कोर्ट के अंदर सर ये पेशियां भुगती हैं, जिसमें से एक केस में जो प्याडर था उसमें कोर्ट ने मुझे बरी किया है, बाइज्जत बरी किया है। दूसरे केस में जो टीडीआर वाला था उसमें ये प्रोसिक्यूशन जो है एविडेंस ही नहीं दे सका, 4 साल तक कोई एविडेंस नहीं था। तो जज ने एक दिन 4 साल बाद फाइल खोली, उसको बोला कि यार ये 4 साल से ये यहाँ पर आता है, तुम्हारे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है, तो उसको किस चक्कर में बुलाते हो यहाँ। अब एविडेंस तो सही तब होगा ना जब कोई चीज होगी। जब अकाउंट आपका नहीं है, आपने कोई डिपॉजिट नहीं कराया, आपको टीडीआर इश्यू नहीं हुआ, तो आप किस तरह से जो है वो क्लेम कर सकते हैं ये सारा। तो इसका मतलब ये कि आपके खिलाफ खुर्शीद शाह ने जो एक ग्राउंड बनाया, एक तो आप उसके आबाई गांव के या हल्के के थे, जी और जी। दूसरा शायद आप सियासी कोई वोटर नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं सर, सियासी वोटर तो उनके नहीं है, ये बात आपकी दुरुस्त है, ये पीपल्स पार्टी के वोटर नहीं है। ये भी एक वजह थी, यानी यूं समझ लें कि अब ये नॉन वोटर भी थे उनके। हम्म। और ये भी आपने पॉइंट सही रेस किया कि पॉलिटिकली भी थोड़ा सा डिफरेंस था। डिफरेंस ये था कि हम जाहिर है उनके वोटर सपोर्टर नहीं थे, एक तो ये रीजन भी थी। दूसरा ये था कि वो बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि वो जो मैंने करप्शन एक्सपोज की थी, मेन रीजन वही था, जिसमें असल में बैंक इंतजामिया उसमें इन्वॉल्व थी। देखें, मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक तो आप उसके हल्के के थे, दूसरा आपने जी जो जी ये जो 2.5 करोड़ रुपए के तकरीबन जो एक फ्रॉड था वो जी पकड़ा। जी जी तो पकड़ा। उसके बाद जो बैंक के लोग थे वो क्या खुर्शीद शाह के रखवाए हुए थे जो आपके खिलाफ हो गए? जी हाँ, इसमें एक सक्खर में इनका भांजा था, हमारा सक्खर में जो शिकारपुर रोड पे एक ऑफिस था उस वक्त, उसमें इसका अपना सगा यानी भांजा था, वो वहां पर रिकवरी, इमदाद अली शाह नाम था उसका, जहां तक मुझे याद पड़ा है। वो उस वक्त, ये नहीं पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये उसी पीरियड की बात है, 2015, 16, 17 की। वो वहां पर रिकवरी ऑफिसर था, वो उसका सगा भांजा था। और दूसरा ये था कि सर कि ये, क्योंकि देखें वो खुद तो इसमें डायरेक्टली नहीं था ना, ज़ाहिर है वो जो जो मिल्स थी, मिल ऑनर्स थे, वो इसके फ्रंट मैन थे ना, यानी ये सामने कुछ और लोग थे, असल में ये था। इन्होंने क्या किया कि बैंक इंतजामिया को इस्तेमाल करके, अपनी हुकूमती पोजीशन इस्तेमाल करके, और जनाब वो जो जो उसकी फैक्ट्री के ऑनर्स उनको इस्तेमाल करके, यानी वो फ्रंट मैन थे, आप ये कह रहे, उनको इस्तेमाल करके ये सारा किया। अब आप सोचिए सही कि कितने साल हो गए, 2 फरवरी 2016 से लेके आज तक मेरी फैमिली में। अच्छा, बैंक वाले अभी क्या करते हैं मेरे साथ कि सर मेरी जॉब भी कहीं नहीं लगने देते। वो क्या करते हैं, जब कहीं मैं कहीं जाके इंटरव्यू देता हूं तो बैंकिंग में ये होता है, वो वेरिफिकेशन करते हैं कि भाई आप, वो पूरे उठा के ये मेरे खिलाफ जो नहीं पूरी केसेस और ये सारे जो झूठे उन्होंने इल्जाम वो उठा के उसको दे देते हैं कि भाई इसके खिलाफ तो ये चार्जशीट है। हालांकि बैंक ने मुझे क्लियर कर दिया है, अतीक तो सॉरी, साहब, बैंकिंग कोर्ट ने। नेब ने, सॉरी, कोर्ट ने आपको क्लियर कर दिया। अब इसमें जो जी आते हैं कि 17 जनवरी 2017 को जी जी एफआई आपके खिलाफ एफआईआर नंबर 4 2017 एफआईए सीबीसी सर्कल कराची दाखिल करता है, फेक जी टीडीआर। ठीक जी है। जी 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 उसमें आपने ये बताया कि ये मियां रजा रब्बानी, चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, अयाज सादिक, स्पीकर नेशनल असेंबली, खुर्शीद अमन शाह अपोजिशन लीडर, एंड चौधरी एतजाज एहसन, ये 100 मिलियन ईच सेपरेटली, मतलब के 10-10 करोड़ रुपए के ये टीडीआर। टीडीआर हैं। जी ठीक जी है। और इसका क्या चक्कर है? और फिर एफआईए को भी क्या इसमें आपके खिलाफ मिसयूज किया गया? जी, बिल्कुल ऐसे ही हुआ ये सही कि इन्होंने, जो कंप्लेनेंट थे ना, उसमें कंप्लेनेंट में चौधरी एतजाज हसन और जो थे वो जो या सादिक नहीं थे,
वो कंप्लेनेंट जो थे, ये 2 आदमी थे। खुर्शीद शाह, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, इसने कंप्लेन भी की, बैंक को इस्तेमाल भी किया, और दूसरा रजा रब्बानी। इन्होंने बैंक को अप्रोच किया, इन्होंने ही मेरे खिलाफ बैंक से कह के मेरे खिलाफ एफआईआर कटवाई, ये एफआईए सीबीसी से, और इन्होंने इंक्वायरी कंडक्ट करवाई। बाकी जो 2 नाम आप ले रहे हैं, उनका ये था कि जी इनको भी 100 मिलियन ईच, यानी मैंने इन चारों को 100, बाकी और लोगों के भी नाम थे जो मुझे भी याद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो पुरानी बात हो गई। उन्होंने मुझे दिखाए थे पर्चे, जो यानी उन्होंने फेक टीडीआर की जो फोटो कॉपीज थी वो उनके पास थी। अब आप सोचें कि ना उनके पास कोई ओरिजिनल है, ना उनका कोई अकाउंट खुला हुआ है, ना कुछ है। एक बेसलेस एलिगेशन में बैठ के आप नेशनल मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक आदमी की पर्सनल लाइफ को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, और वो डिस्टर्ब है अब तक। अब आप यकीन करें, सोचें इतने अरसे से 8-9 साल हो गए, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे किस तरह से, किस अजाब से गुजर रहे होंगे। और आपको पता है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो तो बगैर किसी तस्दीक के, सिर्फ उनको तो मिर्च मसाला न्यूज चाहिए होती है, वो चला देते हैं। और ये आप जी आप केसेस से बरी हो चुके हैं? जी जी बिल्कुल, दोनों एक अच्छा, केस में। अब ये बताएं कि ये जो आपने मुझे भेजा है कि 29 जनवरी 2016 को आप एक कॉल रिसीव करते हैं, मिस्टर अशरफ, एक्टिंग मैनेजर ऑफ ऑपरेशन, और ऑपरेशन 23 मिलियन, ये तकरीबन बनते हैं कोई 2 करोड़ 30 लाख ना? जी जी जी, तो ऐसे ही। इसका क्या किरदार है, बरकत लाशारी का क्या किरदार है, और इन्होंने आपका घेरा सिर्फ क्यों तंग किया? बैंक में तो दूसरे लोग भी होंगे ना, अभी यकीनन। मैंने आपको अर्ज की ना कि ये जो बात आप बता रहे हैं, ये फरवरी 2016 की है, ठीक है। और वो जो मैंने आपको बताया, जो मैंने इनको केसेस जो मैंने इनके पकड़े थे, वो इससे पहले की है। तो ये सारा बेसिकली सिलसिला वहां से शुरू हुआ, यानी इसकी जो शुरुआत है वहां से हुई। तो अब इनको मेरे खिलाफ कुछ तो मिला नहीं था, जाहिर है कुछ ना कुछ तो उनको करना था ना। तो इन्होंने क्या किया, ये जो अशरफ था, ये एक्टिंग ऑपरेशन मैनेजर, बरकत अल-अशारी चीफ मैनेजर था मेन ब्रांच का, और इसमें एक और बंदा भी था, जुल्फकार सिमरो, जो जनरल बैंकिंग ऑफिसर है, ठीक है। मेरा इन्होंने यहाँ से सही मेन ब्रांच से, मैं रिस्क मैनेजर था, मेरा ट्रांसफर कराया एरिया ऑफिस में। जो मेन ब्रांच है वो साइड एरिया कराची में है, और एरिया ऑफिस जो है वो शारा फैसल पे है, बिजनेस ये पार्क एवेन्यू में, ठीक है सर। अब मैं जब चार्ज बैंकिंग में आप जब किसी को देते हैं, तो सारी चीजें हैंड ओवर करके आप जाते हैं, हैंड ओवर टेक ओवर प्रॉपरली होता है, हर बैंक में होता है, हर ब्रांच। तो मैं चला गया, यार मेरे पास तो कुछ था नहीं, यानी चार्ज मैंने इनको दिया अगस्त में, और ये पे ऑर्डर आप अंदाजा लगाएं वो जाके आता है इनके पास जनवरी में, जनवरी 2016 में। तो आप अंदाजा लगाएं, मैंने चार्ज दिया अगस्त 2015 में, पे ऑर्डर आया इनके पास जनवरी 2015 में, तो 2016 में। तो आप ये सोचिए इतने अरसे ये क्या होता रहा, यानी मैं किस तरह से वहां चला गया, वहां जाके मैंने पे ऑर्डर बुक निकाली, सारे बनाए, सब कुछ किया। इनके पास कुछ भी नहीं था, इन्होंने एक ऐसी कहानी बना के बैंक से फेक इंक्वायरी करवा के मुझे इस केस में इन्वॉल्व किया। ये जो आपका केस बड़े-बड़े लोगों को इसलिए इन्वॉल्व किया गया कि ताकि एफआईए पर प्रेशर डले, आप जी जेल जी में जा सकें, जी। और क्या गिरफ्तारी के टाइम पर एफआईए का रवैया आपके साथ क्या था? उन्होंने सर आपको मारपीट की, जी तशद्दुद का निशाना बिल्कुल बना? बिल्कुल सर, मुझे इन्होंने जनाब जो 2 केस थे हुए हैं, पहले केस में इन्होंने मुझे एरिया ऑफिस से बाकायदा मुझे घसीटते हुए, मारते हुए लेके गए हैं, 9th फ्लोर 8th फ्लोर से लेके और ऑफिस तक, उनके पास बिल्कुल टॉर्चर किया इन्होंने मुझे। वो मैंने कंप्लेन भी की एसडीएम को, ठीक है सर। उसके बाद जब ये मेरा, ये पहले पे ऑर्डर केस वाली बात आ, जब वो चला गया केस बैंकिंग कोड में, मैं जेल में चला गया, 40 दिन बाद मेरी जमानत हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद मैं दोबारा, मतलब बैंक, ज़ाहिर है मैं बैंक में था उस वक्त, मेरी जॉब थी, इन्होंने मेरे ड्यूज क्लियर किए, 6 लाख रुपए इन्होंने मेरे उसमें से काटे, और मुझे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया। मेरे पास इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, ये मेरे पास ना नौकरी थी, ना कोई चार्ज था, ना कुछ था, और सारी चीजें इन्होंने मुझसे ले ली, और मेरे पास फिजिकली था भी कुछ भी नहीं, सारा इनका बनाया हुआ ड्रामा था। जब ये मैं कर चुका और मैं बेल पे था पहले केस में, तो उन्होंने एक और केस, ये जो टीडीआर वाला केस है, ये 17 जनवरी 2016 को मेरे पर ठोक दिया है। अच्छा, उसके बाद आप यकीन करें, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर था, वहां से कोई 12 जो एफआईए के लोग थे, वो मुझे ऐसे लेके गए जैसे कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट आप पकड़ते हैं ना किसी को, इस तरह से मुझे लेके गए वहां से मारते हुए। और ये रास्ते में ये कह रहे थे, कभी कहते थे इसको फुल फ्राई कर दो, कभी बोलते थे इसको हाफ फ्राई कर दो, यानी इस तरह से उनका रवैया था, जैसे कोई उन्होंने कोई इंटरनेशनल डॉन और कोई टेररिस्ट पकड़ते हैं। और आप यकीन करें, जैसे ही उन्होंने मुझे अरेस्ट किया, नेशनल मीडिया पे उन्होंने जनाब ये खबर चलाई है,
और आप ये पूरा रिकॉर्ड, अब मैंने जो आपको डेट्स बताई हैं, आप पूरा 17 जनवरी 2017, ये आपको मैंने एक रेफरेंस भी दिया है द न्यूज का। असल में ये न्यूज ब्रेक की थी जियो न्यूज में, उस वक्त थे, अभी भी है वो फहीम सिद्दीकी जो जियो न्यूज का जो ब्यूरो चीफ है, उसने ये न्यूज ब्रेक की थी। और आप यकीन करें उस वक्त मैं अपने घर में बैठ के देख रहा था जब ये न्यूज ब्रेक हुई। मैंने कहा यार ये मैं इधर बैठा हूँ, ये मेरी न्यूज कैसे चल रही है? यानी मैं और मेरे बीवी के बच्चे घर में बैठ के अपनी खबर देख रहे थे। तो क्या ये खबर इससे थी? कि जनाब ये ऐसे फेक टीडीआर इशू हैं, और वो हम्म। दहशत, वो जो कल्प्रिट था वो हमने पकड़ लिया है, और मेरी तस्वीर चल रही थी। यानी मैं अपनी तस्वीर अपने घर में ड्राइंग रूम बैठ के देख रहा था, और जनाब मेरे लिए वो छापे मारे जा रहे हैं, और ये, और मैं कह रहा हूँ यार मैं घर में बैठा हूँ, ये किधर छापे मार रहे हैं? तो इस अच्छा, तरह की आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मैं बाकी अ, मसले पे आता हूँ। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आप रोहिणी में या मतलब जी, क्या करते हैं? आपके वालिदैन जी। क्या करते थे? सर मेरा बेसिकली, मैं सिंधी स्पीकिंग हूँ, मेरा ताल्लुक रोड़ी से है। मेरे पेरेंट्स जो है वहीं सक्खर में पैदा हुए। वालिद साहब दोनों में शेख गवर्नमेंट ऑफिसर थे। अभी इंतकाल हो गया उनका, 2021 में इंतकाल हुआ है दिसंबर में। बाकी वालदा मेरी हयात है, वो अभी भी रहते हैं, शाह लतीफ चौक है रोड़ी के अंदर, वहाँ रहायश उनकी सबकी। तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड ये है कि वालदा मेरी हाउस होल्ड है, वालिद साहब गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो रिटायर हुए, बाकायदा इज्जतदार शहरी हैं पूरा। आप किसी भी रोडी में किसी से पूछ ले, सक्कर में हमारी सारी जो फैमिलीज हैं वहाँ रहती हैं इस एरिया में। रोडी सक्कर आपको पता है ये बराबर के ही दोनों शहर है। तो बाइज्जत लोग हैं, मतलब ये है कि हमारा अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, पढ़े लिखे लोग हैं, तालीमी याफ्ता लोग हैं। मैं इससे पहले नेशनल बैंक में भी रहा हूँ। तो नेशनल बैंक इतना बड़ा बैंक में उसके हेड ऑफिस में रहा हूँ। तो ऐसी वहां कोई भी हमने नहीं देखी कि कोई ऐसा कोई फ्रॉड या इस तरह की कोई कहानी हो। और मैं इससे पहले मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करता रहा हूँ। तो ये एक मेरा पढ़ा लिखा बैकग्राउंड है, जिसको इन्होंने इस तरह से जो ना एक वो क्या कहते हैं, मिजरेबल और क्रिमिनल बना दिया इन्होंने, सिर्फ अपने फायदे के लिए। मतलब कि शेख सॉरी, ये जो खुर्शीद शाह हैं, उन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। बिल्कुल आपने सही वर्ड सर, आप देखें उन्होंने अपने जाती फायदे के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक हाँ। अपोजिशन लीडर जो है नेशनल असेंबली का, मेरे खिलाफ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अब आप सोचें उसका और लेवल देखें। और वो जो खुद मीटर रीडर था, जिसने जी, सत्तर में और शिकारपुर के एक छोटे से एरिया में उनकी कोई दो एक मतलब थोड़ी सी जमीन से शुरुआत हुई, और वो बंदा इस वक्त बिलियनियर है। जी, जी, उस शख्स को ये एहसास नहीं हुआ कि वो किसी एक ऐसे मुलाजिम की या किसी एक गरीब की ऐसे जिंदगी बर्बाद कर रहा है जो लोगों के फ्रॉड को पकड़ रहा है, या वो जो बैंक वो खरीदना चाह रहे थे उस बैंक को भी इन्होंने इस तरह से बदनाम किया ताकि वो बैंक बदनाम हो तो ये खरीद सके। ऐसा तो नहीं एग्जैक्टली था? बिल्कुल ऐसे ही आपने सही पॉइंट आउट किया है। असल में वो ये इनका बड़ा एक मंसूबा होता है कि जैसे किसी इदारे को पहले उसको खराब करो, उसको लॉसेस में लेके आओ, जब वो हो जाए फिर उसको होने पौने दाव खरीद लो। वो तो ये इनका पूरा प्लान था, वो सब कुछ हो गया था क्योंकि इनकी अपनी गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की। लेकिन वो हुआ ये कि स्टेट बैंक ने इंटरवीन किया, तो स्टेट बैंक ने कहा कि ये आप कैसे खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो वो स्टेट बैंक की वजह से, वरना तो ये 2018 में 2016-17 में खरीद लेते, तो वो नहीं हो पाया, ठीक है। अब आप देखें कि ये एक आदमी जिसकी जाती अनाद और जाती, और अभी आपको पता होगा सही रिकॉर्ड पर है, 500 अरब रुपए की करप्शन में ये बंदा जो है नैब की कस्टडी में रहा है। ये रिकॉर्ड की बात है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप रिकॉर्ड चेक करें। 500 अरब रुपए की इस पे करप्शन थी, ये 2 साल जो है नैब की कस्टडी में रहा है, और सबको पता है बात, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। आप मीडिया का सारा रिकॉर्ड उठा के देखें नैब का। अभी वो बंदा घूम भी रहा है, अभी वो सक्कर से एमएनए का इलेक्शन भी लड़ रहा है। हम्म। आई समझ में नहीं आता है कि इस मुल्क में जो है ऐसे लोग बड़े मजे से घूम रहे हैं, और हमारे जैसे लोगों की जिंदगी अजाब की भी इन्होंने। अतीक साहब, अब आपके ऊपर ये जो मुकदमात बन रहे थे और जब आपको एफआई अरेस्ट करके जा रही थी, तो इस दौरान आपको कुछ कहा तो होगा कि आप ये करें तो फिर ये खत्म होगा, या फिर वहां आपके साथ क्या रवैया रखा गया, किस तरह के सेल में रखा गया, और नींद करने देते थे, नहीं देते थे, क्या रवैया वो होता था अफसरान का? अफसरान का रवैया ऐसा था कि जो पहले केस था उसमें तो मैं मलीर की जेल में रहा हूँ, सेंट्रल जेल मलीर में रहा हूँ। दूसरे केस में मैं जो हूँ जो सेंट्रल जेल हमारी कराची की, उसमें मैं रहा हूँ। वहां बिल्कुल मुझे उन्होंने एक थर्ड क्लास, यानी जैसे होता है एक वो एक टॉर्चर सेल, दोनों में। यहाँ पर आप जेलों में आप चले जाएं, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो लोग कैदी अभी भी हैं या लोग जो यहाँ जेल काट चुके हैं वो, उनसे आप, मैं उसका विटनेस हूँ, आप पूछ सकते हैं वहां अंदर क्या होता है। जब जेल में कोई हमारे जैसा बंदा जाता है ना, जिसके पीछे कोई लावारिस होते हैं, उनको अंदर टॉर्चर किया जाता है। अंदर वो टॉर्चर सेल बने हुए हैं, उनको तंग किया जाता है, उनसे
पैसे लिए जाते हैं। मेरी मेरी अपनी वाइफ जो है वहां पर आके इन लोगों को, जेल में जो लोग ये होते थे, वहां वो करते क्या है, पुलिस वाले खुद तो बैठे रहते हैं, वो कैदी जो होते हैं ना उनको वो टॉर्चर सेल का इंचार्ज बना देते हैं। यानी कैदी के ऊपर कैदी जो है वो जुल्म करता है वहां जेल के अंदर, और बाकी इंतजामिया बैठ के तमाशा देखती है। तो मेरी वाइफ ने कई दफा इनको आगे पैसे दिए ताकि भाई इस पर टॉर्चर नहीं करो, उसको मारो नहीं, शरीफ आदमी है। तो ये 6 महीने इधर और तकरीबन 8 महीने मैंने इस तरह से इनका टॉर्चर बर्दाश्त किया, सिर्फ ये सच बोलने की सजा नहीं, इन्होंने। जो जो थाने में आपको लेके जाते हैं लॉकअप में, वहाँ क्या रवैया रखा एफआईए ने आपके साथ? वहां मारा है सर, उन्होंने मुझे टॉर्चर किया है बाकायदा। ये 12-13 आदमियों ने मेरे कपड़े उतार के बरहना करके इन्होंने मुझे टॉर्चर किया है। और वो बाकायदा, मैंने जब मेरी पेशी हुई थी एसडीएम के पास, जो कोर्ट में ये देते हैं, मैंने उनको बताया और उसको मैंने दिखाया भी कि मेरे पर टॉर्चर किया। एसडीएम को भी मैंने दिखाया। तो उनका क्या मतलब मुतालबा क्या होता था आपके साथ? मुतालबा उनका कुछ भी नहीं था, बस वो यही था कि बस आप खामोश रहो, बस हम आपके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, आप बर्दाश्त करो, आपके ऊपर केसेस हैं, आप बर्दाश्त करो, और कुछ अच्छा, नहीं था। ये एसएमई बैंक का पर्पस क्या था, और ये कितनी ब्रांचेज हैं पूरे पाकिस्तान में, और इसके टोटल वर्थ कितनी है? अगर ये खुर्शी शाह खरीद लेते तो इसको खुर्शी शाह को क्या फायदा होता ज्यादा, मतलब नहीं, आप क्या कर ये बैंक जो है ये 2001 में, 2002 में, 2001 में बना था। इसके जितने भी, ये बेसिकली 3 इदारे थे, एसबीएफसी, आरडीएफसी, येफ्स, स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रीजनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, येफ्स, ये जोनेस आपके इसकी ये यूथ की जो स्कीम थी, यूथ की फाइनेंसिंग स्कीम थी। ये 3 इदारे थे जो इन लोगों ने, जितने भी ये रेगुलर एम्प्लॉइज थे, इन्होंने ये इदारे तबाह बर्बाद किए। पहले ही इनको अलग अलग ये सारे थे, फिर इसकी अमलमेशन हुई 2001 में, जिसके बाद ये एसएमई बैंक बना। एसएमई बैंक के सर जितने भी इंप्लॉइज थे वो कॉन्ट्रेक्चुअल थे, और जो पुराने स्टाफ थे, यानी जो पहले के थे, एसबीएफसी, आरडीएफसी, एफ्स की, ये सारे रेगुलर स्टाफ थे, जैसे गवर्नमेंट रेगुलर। अच्छा, उनका लेवल सर ये था कि एक जो पियोन का लेवल होता है, एक चपरासी का लेवल होता है, एक क्लर्क, वो लेवल था उनका, और वो लगे हुए थे बैंक के अंदर बड़ी बड़ी पोस्टों पे। हमारे इससे बंदों को उन्होंने रखा हुआ था, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज थे, वो इसलिए रखा हुआ था कि जी हम बैठ के जो काम करेंगे और वो बैठ के जनाब खाएंगे। अब आप देख लेना, पाकिस्तान के जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, आप कोई भी इदारा चेक करके देख ले, चाहे वो पीआई हो, स्टील मिल हो, कोई इदारा भी चल नहीं रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इनके अंदर, सारे इदारों के अंदर पॉलिटिकल इन्होंने भर्तियां की हुई हैं। अभी आज ये अनाउंस करें ना कि जी वो ये इदारे जो है प्राइवेटाइज हो रहे हैं, आप देखें सारे खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह ये कि वो सारे इनके अपने बंदे भर्ती किए हुए, पॉलिटिसाइज किए हुए। वो जाहिर है उनके वहां अपने स्टेक्स हैं पर्सनल, तो वो होने नहीं देते वहां पर, ये वजह है। नहीं, इसकी टोटल क्या वर्थ है, मालियत कितनी सर, बैंक? मालियत जो है तकरीबन आप यूं समझ लें कि कोई, अगर आप इसको कहें नेट वर्थ इसकी आप मिला लें, हम्म। तो तकरीबन 15 अरब, 15 बिलियन के करीब बनती है। और कितने ब्रांचेस है पूरे पाकिस्तान में अंदाजन? 13 ब्रांच। 13 ब्रांचेस, मतलब एक छोटा सा, एक मतलब मैं छोटा पहली स्मॉल मीडियम हाँ। इंटरप्राइज। बेसिकली ये बैंक जब बनाया था इन्होंने सर, इसका मकसद ये था, जो छोटे लोन होते हैं ना, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ये छोटे लोगों को, जो जो इंटरप्राइजेस होते हैं, इंटरप्रेन्योर्स, उनको लोन देने के लिए बनाया था। मकसद ये अच्छा। था कि छोटे लोन जो होते हैं, जैसे कंज्यूमर होता है, एसएमई होता है, उनको प्रमोट करने के लिए बैंक बनाया गया। अच्छा अतीक साहब, एक आपके ऊपर मिसाल के तौर पर झूठा केस बन गया या जो भी है, अब अदालत में भी आप बेगुनाह साबित हो गए, हम्म। उसके बाद आपको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कितना जफाकशी और कितनी तकलीफ देखनी पड़ी कि मैं सर बेगुनाह हूं? सर और देखें, अदालती निजाम कैसा है? अदालती निज़ाम हमारा ऐसा है माशाल्लाह से। अभी आपको पता है कि हमारी रैंकिंग मेरे ख्याल में 126 नंबर पे, ये 128 है, पता नहीं कितने लास्ट में आते हैं। आपको मैं एक मिसाल दे दूं कि वहाँ होता ये है कि जब आप अदालत में किसी कोर्ट में जाते हैं तो उसके लिए आपको वकील करना पड़ता है। अब आप सोचें, एक आदमी जो 8 महीने से जेल में है, जिसकी नौकरी भी नहीं है, उसको वकील करना पड़ेगा। वकील को भी, सारे वकील फ्री में तो नहीं होता, वकील को भी पैसे देने, ठीक है सर। उसके बाद ये होता है कि हर हफ्ते 10 दिन बाद आपकी पेशी है कोर्ट में, आप जमानत पर हैं, आपकी पेशी है। जाहिर है आप जाएंगे, जाने का खर्चा, आने का खर्चा, वहां पर जो आप चाय पानी देने पड़ते हैं, आपको गेट पे खड़ा होता है साहब, संतरी साहब, उसको देने पड़ते हैं। बगैर उसके तो आप जा नहीं सकते ना वहां। जो आपका बेलफ होता है उसको भी पैसे देने पड़ते हैं। वो पूरा सिस्टम है, ये पूरा निजाम चल रहा है यहाँ पर ऐसा। अब आप सोचे, मैं तो एक ऐसे पता नहीं कितने हजारों कैदी हैं, हजारों लोग रोज कोर्ट के अंदर जाते हैं। अच्छा, फिर कोर्ट में सर एक क्या ड्रामा होता है,
आप ये देखें, मैं 6 साल और 3 महीने, 6 साल 3 महीने मैंने कोर्ट के चक्कर लगाए हैं, जिसके बाद मुझे बेगुनाह साबित किया गया है। तो आप ये देखें कि इस दौरान मैंने वकीलों को भी पैसे दिए हैं, कोर्ट को भी पैसे दिए हैं, ट्रांसपोर्ट के खर्चे भी, कभी 6 दिन बाद जा रहा हूँ, कभी 10 दिन बाद जा रहा हूँ। काम कुछ भी नहीं है, लेकिन कोर्ट में जाना है, और आप नहीं जाओगे तो उठा के फिर अंदर उठा आपको डाल देंगे। और जाते कैसे थे? गाड़ी थी अपनी या नहीं बसों में सर, जाते थे? गाड़ी तो थी, वो मेरे पास जो थी वो बैंक की प्रॉपर्टी थी ना। जब मेरे पास जॉब थी, वो तो बैंक ने मुझे गाड़ी दी हुई थी। ज़ाहिर है, जब वो जॉब खत्म हुई तो वो उन्होंने गाड़ी भी ले ली, नौकरी भी ले ली, 6 लाख रुपए भी काट लिए। टोटल इन्होंने, आप ये देखें, मेरी 8 साल की सर्विस से मुझे 6 लाख रुपए दिए, ठीक है? 6 लाख उसमें से भी काट लिए। ना मेरे पास गाड़ी सर, ना नौकरी, ना कोई वकील। वकील को भी ज़ाहिर है हर पेशी पे जा रहे हैं, 5,000, 10,000, 15,000, कुछ ना कुछ तो उसको देना है, तो वो आएगा। अच्छा, फिर कोर्ट का इंतजाम और है। ये आप किसी भी बंदा जो कोर्ट में केस में जाता है, उससे आप पता कर लें। एक बड़ा जबरदस्त वहां ये होता है कि मिसाल के तौर पर जब तक कोरम नहीं होता ना, यानी जज साहब होंगे, दोनों वकील होंगे, एक आपका वकील होगा, एक सरकारी वकील होगा, फिर बाकायदा वो पूरा, यानी जो विटनेस होगा, ये सब पूरा जब कोरम होगा तो वो आपकी पेशी चलती। अदरवाइज अगर इनमें से कोई एक बंदा भी नहीं है तो वो आपको वो डेट मिल जाएगी, यानी हफ्ते के दिन, 15 दिन, जब भी वो डेट, जो पेशकार आपको डेट देगा। तो आप अंदाजा लगाएं कि आप कोर्ट में जा रहे हैं और आप वहां पहुंच रहे हैं और वो कोरम पूरा नहीं है, तो आपको वहां डेट मिल गई, तो आपकी तो वो डेट जाया होगी ना। तो बस ये इस तरह से जो सालों सालों जो केस चलते रहते हैं कोर्टों में, वो इसी लिए चलते रहते हैं। टोटल कितना खर्चा आया इंसाफ लेने में आपको? सर मैंने तो कभी हिसाब नहीं लगाया है, लेकिन अब लाखों रुपए की बात है, आप अंदाजा लगा लें, इसमें लाखों रुपए लग गए मेरे। अच्छा, अब आपके साथ जो कुछ हुआ, जो मैं बात समझ रहा हूँ, एक तो आपके पीछे पॉलिटिशियन साहब पड़ गए, जी फिर जी। उनके लोग पड़ गए, फिर बैंक के अपने लोगों ने आपके खिलाफ साजिश की, जो जी चाहते थे कि किसी तरह से आप जो है उनके कामों में रोड़े नहीं अटकाएं। यकीनन ये जी। जो 2.5 करोड़ रुपए जो जाली सैलाब मुतासरीन को मिले, उनमें से कमीशन तो आपकी बैंक को भी गया होगा। नहीं सर, मिले नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ। तो अगर मिल आपने गए तो, रोकवा दिए थे। जी मिल गया तो फिर तो ये होता ना, फिर तो ये सारा कहानी नहीं होती। अगर ये हो जाता तो फिर तो कुछ होता ही ना। हुआ ये था तो कि जब, उसमें उसमें बैंक को भी तो फायदा होना था ना, जो बैंक के जी जी, मुलाजिम जाहिर इसमें है सर, इन्वॉल्व। वो तो जो भी कर रहे थे वो बैंक के लोग कर रहे थे ना। वो तो असल में तो सारा जो मिल के कर रहे थे ना, यानी इसमें जो 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 बारोवर था, जो जो यानी जिन्होंने लोन लिया और राइट, वो भी शामिल थे, बैंक भी शामिल था, और असल में पीछे कुछ और लोग थे। तो ये जो कार्रवाई होती है, इसमें ये होता है कि फ्रंट मैन कोई और होता है, पीछे कोई और होता है, असल कहानी कुछ और होती है, रिकॉर्ड पे कुछ और होता है। और हमारे जैसे लोग, मुझे तो तब पता चला था जब वो स्टेट बैंक ने 46 लाख रुपए का उनको पे ऑर्डर दिया, और मेरे नोटिस में आया कि यार ये तो उनको लोन भी राइट ऑफ हो रहा है 46। तो मैंने कहा यार 2 करोड़ रुपए तो ये बैंक के जा रहे हैं, जाहिर स्टेट बैंक का भी पैसा है, वो भी गवर्नमेंट का ही पैसा है। तो वहां से तो ये सारी कहानी शुरू हुई। तो मैंने देखा जाए तो जो 2 करोड़ 46 लाख रुपए मैंने गवर्नमेंट के बचाए, उसकी सजा मैंने काटी। वही वही मैं कह रहा हूँ कि इस 2 करोड़ 40 लाख रुपए में बैंक के जो अमले की परसेंटेज होती है वो क्या होती है, तकरीबन कोई अंदाजा? वो तो सर, अब मैं तो उसमें इन्वॉल्व हूं नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो नहीं, जाहिर है कि, आपके लोगों ने अगर इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा रिस्क लिया कि एक बंदे की पूरी जिंदगी बर्बाद की होगी, तो उसके पीछे तो कोई रीजन तो होगी ना कि कितनी। आइडिया आपको क्या होगा कि 50% थे, सर 60% मैं थे? इसमें कुछ भी नहीं बता सकता, आपको जाहिर ऑफर नहीं किया? आपको है। ऑफर नहीं नहीं किया नहीं, मुझे नहीं ऑफर, मुझे कोई उन्होंने ऑफर नहीं किया ना। मुझे पता है कि कितना उसमें किसने लिखा, ये मुझे जो फिगर्स पता थी वो मैंने आपको बता दी, अच्छा। ये मैंने अच्छा रिपोर्ट भी की। जी। अच्छा, अतीक साहब, अब एक तो वो हो गया आपके साथ प्रॉब्लम, आप जेल में भी गए और गिरफ्तार भी होते गए। मीडिया ने भी आपके साथ मतलब समझे कि एक बातें तो जना बिल, सुन, एक जिना भी, एक ज्याद हाँ, जना बिल जबर या जो भी आप माजरत के साथ कि आपके साथ उन्होंने जो मीडिया ने किया, जो एफआईए ने किया, जो अदालतों ने किया और जो खुर्शी शाह ने किया, जी उसके बाद आप अपने समाज में चेहरा दिखाने के काबिल रहे, नहीं रहे? फैमिली के सर, सामने कैसे आपको, या दूसरे समाज लोग का, जो वन मोमेंट, जो जी दूसरे सोसाइटी के लोग थे, वो आपके साथ उनका रवैया कितना चेंज हो जी जी। गया? उसका सर आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि जिस दिन वो यहाँ पर ये आया है, ज़ाहिर है मीडिया पे, अभी देखे ना, अगर किसी भी शरीफ आदमी को आपने जलील करना हो, कुछ भी नहीं करे, उसकी एक यहाँ फेक न्यूज़ चला दें, बाकी काम खुद ब खुद हो जाएगा। अब हुआ ये कि जब ये हुआ सारा वाकया, तो मुझे ज़ाहिर है मीडिया पे आ गया। तो मेरे, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त, ये पुरानी बात है, ज़ाहिर है 2016 की बात है।
तो उनके दोस्तों ने उनको बताया कि तुम्हारे बाप के साथ, तस्वीर उन्होंने लगाई मीडिया में, मेरी बाकायदा नाम भी दिया, तस्वीर सब चीजें दी उन्होंने, डेट पूरी शेयर की। और अब आप देखें, मुझे नहीं समझ में आता है कि एक बड़े से बड़ा क्रिमिनल मैंने देखा है यहाँ जब पकड़ा जाता है, मैंने खुद देखा है, उसके उसके चेहरे को ढका जाता है, उसकी आईडी छुपाते हैं, उसके चेहरे को छुपाते हैं। हमारा चेहरा उन्होंने जनाब, वो जैसे ही उन्होंने मुझे अरेस्ट किया, मेरे सामने उन्होंने मेरी तस्वीर खींच के, एफआईए के लोगों ने, वो उसी वक्त उन्होंने जनाब न्यूज वालों को जाहिर वो किए, और वो ब्रेक हो गया। ठीक है सर। उसके बाद आप ये देखें कि मेरे बच्चों का जाहिर है स्कूल में पढ़ते थे, उनको पता था मैं उनका वालिद हूँ, तो वो उनके साथ जाहिर है आप सोचें क्या रवैया हुआ होगा उनके साथ, मेरे बच्चों के साथ। फिर फैमिली में मेरा सोशल बाइकाट हुआ कि यार अब जाहिर इतनी बड़ी खबर आ रही है और इतने बड़े बड़े लोगों के नाम है। अब आप देखें ना, मैंने नाम जो बताए, ये इतने, ये चारों नाम इतने बड़े नाम है, आप यकीन नहीं करेंगे। मुझे पता है जब मैं कोर्ट में गया तो वो जज के तो बाकायदा हाथ कांप रहे थे। वो सोच रहा था ये इतना बड़ा दहशतगर्दी आया है, हमने तो देखा नहीं। वो जब उसने वो चालान पढ़ा, उसने देखी मेरी शक्ल, उसने कहा यार ये इतना बड़ा आदमी यहाँ खड़ा हुआ है जिसने इतना बड़ा करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है। अब वो हर आदमी, आप यकीन करें, मेरे बच्चों के दोस्त बोलते थे भाई वो जो करोड़ों रुपया तुम्हारे बाप ने मारा वो है किधर, हमें तो नजर नहीं आता, ये तो पैदल घूमता है, खाने पीने को तुम्हारे वांदे लगे हुए हैं, तो ये करोड़ों रुपया गया किधर। वो आज तक लोग मुझसे वो पूछ रहे हैं कि वो करोड़ों रुपया जो तुमने फ्रॉड किया था वो गया किधर। अब साईं अगर मेरे पास करोड़ों रुपया होता तो फिर मसले ही हल हो गए होते, फिर तो कोई कहानी नहीं, तो फिर तो ये था कि फिर तो कोई वो ये किया और फिर ठीक है भुगता। अब यहाँ तो वही है, खाया पिया कुछ नहीं है, और गिलास थोड़ा बारह ने। तो शेख साहब, ये जो 100-100 मिलियन की कहानी थी, ये तकरीबन 5 शख्सियात थे ना टोटल? चार चार थे, बाकी मुझे नहीं 4। अभी नाम याद नहीं आ रहे, वो अच्छा, तो जाहिर है तो वो 40 फ्रॉड। करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए तो इसी तरह से हो गए ना कि जी जी, इनके हो गए 40 हवाले से। हो गए। और कभी इनको आपने देखा ही नहीं, कभी मुलाकात भी नहीं हुई। नहीं अयाज नहीं, वो सादिक भी को कभी आपने लिखा कि सर मैं बेगुनाह हूँ? सर मैं क्या लिखता, मेरी तो आप मुझे बताओ, मैं इतना छोटा सा आदमी, मेरी इतनी मजाल है कि मैं नेशनल असेंबली के स्पीकर को, चौधरी एतजाज हसन इतना बड़ा आदमी है, या अपोजिशन लीडर को, या सेनेट के चेयरमैन को, मेरी औकात है कि मैं उनको ये लिखूंगा? वो उन्होंने तो कंप्लेनेंट थे, मैं उनको क्या लिखता? वो तो उन्होंने तो मेरा जो करना था कर दिया। बाकी जो आप सोचे ना, अभी तो मेरा तो अभी तक हो रहा है, वो होता ही है कि मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो ये मैं उस पे उठा आता हूँ, मैं उस जी पे आता हूँ। अब जी। जिन लोगों ने आपके साथ किया, जिन लोगों ने बैंक के साथ फ्रॉड किया, वो लोग अब किस तरह से, वो अभी तक सेम उसी पोजीशंस पे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं? जी जाहिर है सर, उनको क्या होना, उनको कुछ भी नहीं होना। मैंने हुआ ये कि फिर जब ये मेरा केस बरी हुआ मैं कोर्ट से, तो मैंने अपने वकील साहब से कहा कि सर अभी मेरे, आप ये तो कोर्ट ने तो बरी कर दिया, एक केस में तो उन्होंने विटनेस प्रोड्यूस नहीं किया तो बंद कर दिया, केस ही बंद कर दिया। 4 साल तक मैं जाता रहा हूँ। जज ने कहा भाई 4 साल से हो गए हैं, ये बंदा आता है, तुम्हारे वो विटनेस एविडेंस किधर है? वो कोई होता तो सही सामने आता ना, कुछ था ही नहीं। तो तो अब आप जो अपनी ज़िंदगी है, उसका गुज़र-बसर कैसे कर रहे हैं? घर अपना है या फिर नहीं अखराजात सर, कैसे पूरे कर रहे हैं? नहीं बच्चों को सर, कैसे पढ़ा रहे हैं? घर भी सर मेरा किराए का है। बस ये है कि मेरी वाइफ जो है वो टीचर है, वो ज़ाहिर है जॉब करती है, बच्चे भी ज़ाहिर है, अब क्या उनकी पढ़ाई होगी, जब बाप की हालत होगी तो क्या वो जाएँगे, क्या है। अब वो बेचारे जैसे-तैसे करके अपनी जो प्राइवेट एजुकेशन है वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो छोटी-मोटी जो होती है वो नौकरी कर लेते हैं। बीवी भी मेरी जो है वो एक टीचर है स्कूल के अंदर, वो भी वहाँ से गुज़ारा कर लेती है। तो ये हालात है सर। बाकी मैं तो कुछ कर नहीं सकता। और जहाँ भी आप जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब सिवाय बैंकिंग के अलावा भी तो आप कर सकते हैं सर या? मेरा मेरा असल में मसला ये है कि मेरा बैंकिंग एक्सपीरियंस है सर, ठीक है ना। 8 साल मैंने यहाँ जॉब की है, इससे पहले नेशनल बैंक में जॉब की है। अगर हम मैं कहीं भी करता हूँ तो ये नॉर्मली होता है कि जैसे आप कहीं अगर फर्ज करें आपको कोई रखता भी है तो वो आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगेगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा कि भाई ठीक है आपने इधर जॉब की है एसएमई बैंक में, तो मुझे कुछ सर्टिफिकेट दें। तो वो मैं कहाँ से लेके आऊंगा, वो तो मेरे पास नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं किसी को सीवी में भी रेफरेंस दे देता हूँ तो वो होता है कि इंटरव्यू में कहीं वेरिफिकेशन करते हैं तो खुद ही बता देते हैं कि यार हमने तो आपकी वेरिफिकेशन की थी, उन्होंने तो ये चीज हमें बताई है आपके मुतालिक, आपने तो हमें नहीं बताया, हमें तो ये पता चला है वहां से। तो अभी बताएं, यानी मैं जॉब भी नहीं कर सकता ना मेरे। अच्छा, फिर वो मैं आपको ये बता रहा था कि वो वकील साहब को मैंने कहा, जब ये कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया तो मैंने वकील साहब से कहा कि मैंने कहा सर अभी हम कोर्ट में जाते हैं, मैं हितक इज्जत का इन पे करता हूँ, कंटेम्प्ट का कि मैं, तो उसने कहा भाई अभी तेरे को 6 साल और 3 महीने में तेरे को समझ में नहीं आई ये बात, अभी तू और चाह रहा है कि अभी तो 10 साल तू और अपने बर्बाद करे। कह रहा क्या होगा? वो कहेंगे जी ठीक है, वो बुलाएंगे, वो बोलेंगे नहीं जी हमने तो इसने रेजिग्नेशन दिया था, ठीक है ना सर,
ये दिखा देंगे सर ये रेजिग्नेशन दिया था, ये हमने इसके ड्यूज दे दी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ये इसने किया है, अभी कोर्ट ने इनको छोड़ दिया तो हम ठीक है। वो कह लेंगे वो हाई कोर्ट में चले जाएंगे, फिर तू ख्वार होगा, और इतने बड़े बड़े लोग हैं तुमके खिलाफ, ये फिर चले जाएंगे। बोला तू अभी खामोशी से जिंदगी गुजार ले जो तेरी जिंदगी बची है, वरना बाकी जो तेरे 10-15 साल रह गए हैं वो भी सारे इसी कोर्ट में चले जाएंगे। अतीक साहब, बहुत बड़ा अफ़सोसनाक हमारा सिस्टम है पाकिस्तान का भी, और इसके जी साथ जिस तरह से लोगों के साथ स्पेशली गरीबों के साथ होता है, तो जी उसका ख़मियाज़ा हर बंदा भुगत चुका है, स्पेशली जो नीचे वाले लोग हैं। बाकी यही जी खुर्शी शाह के ऊपर अरबों रुपए का केस होगा तो वो कहेंगे मैं तो सियासत करता था, तो सियासी इंतकाम है। लेकिन जी जी किसी गरीब पर इल्ज़ाम लगेगा तो वो चोर भी बन जाएगा, डाकू भी बन जाएगा। फिर वो जो इदारों में छोटे लोग हैं, उनके अपने रवैये अपने गरीब लोगों के साथ ऐसे हैं कि उनसे भी नफ़रत हो जाती है, कि मतलब वो अपने बंदों का ख़्याल रखने के बजाय वो भी उसी फ़ोर्स का हिस्सा बन जाते हैं कि हम तरक्कियाँ लें, हम मंजूर नज़र हों, तो एफआईए से लेके, पुलिस से लेके, हर जगह पे जो पिसता है वो आम बंदे ही पिसते हैं। ऐसे ही तो ऐसे मैं इस बात को तो बहरहाल जब आपको कोर्ट ने बरी कर दिया, तो इसके बाद तो मेरे ख़्याल में कोई बात रही नहीं। और जी बाकी तमाम जो देखने वाले हैं, मैं इनमें से बैंक्स में जो काम करने वाले लोग हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ अगर कोई अतीक की मदद कर सकता है तो लाज़मी करें, उनके एविडेंस देखें, उनके पूरे केस को समझें। और इनकी जिस तरह से ज़िंदगी बर्बाद की गई एक पॉलिटिशियन खुर्शीद शाह की वजह से या उनके जो माफिया की वजह से, वो बड़ा एक मेरे ख़्याल में अनोखा केस है पूरे पाकिस्तान के अंदर, कि एक जी पॉलिटिशियन एक छोटे से मुलाज़िम बैंक के उसकी ज़िंदगी के पीछे पड़ जाता है और वो भी उसी के गाँव का है। जी और जी अब उसको कहीं नौकरी तक नहीं मिलती, तो तमाम जो बैंक्स में काम करने वाले लोग हैं कराची समेत पूरे सिंध के अंदर, स्पेशली कराची में दो हमारे जो दारुल हुकूमत है, तो उसमें अगर कोई अतीक की मदद कर सके तो मैं अतीक का ईमेल नीचे दे दूँगा, वो देख लें। और ये इनकी कहानी थी जिसको हमें सुनकर मतलब क्या कहना चाहिए कि क्या इस मुल्क में रहना चाहिए जिस मुल्क में इस तरह के हालात हों। तो थैंक यू सो मच आपका अतीक भाई, और आपने अपनी कहानी बताई और उम्मीद है कि दूसरे लोग इससे सबक सीखेंगे। थैंक यू बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।